वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। और सबसे पहले उसमें थोड़ी थियरी देखते हैं, फिर उसकी एक्सरसाइज देंगे। क्लियर? चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण। तो सबसे पहले देखते अवकल समीकरण किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन है अवकल समीकरण क्या लिखा है? स्वतंत्र चल अवलंबी चल, स्वतंत्र चल अवलंबी चल। अवलंबी यानी जिस पे आधार रखता है। तो जैसे अपने लिखते हैं dy बाय dx, तो x स्वतंत्र चल है, y अवलंबी, या तो y बराबर fx लिखो तो y का मूल्य किस पे आधार रखता है? x पे। x स्वतंत्र है, y अवलंबी। तो ये स्वतंत्र चल अवलंबी चल और स्वतंत्र चल के सापेक्ष अवलंबी चल के अवकलित। क्या है? स्वतंत्र चल के सापेक्ष अवलंबी चल के अवकलित, यानी y का x के सापेक्ष अवकलित, x के सापेक्ष y का अवकलित को समाविष्ट करते समीकरण को अवकल समीकरण कहा जाता है। फिर से डेफिनेशन क्या है? स्वतंत्र चल अवलंबी चल और स्वतंत्र चल के सापेक्ष अवलंबी चल के अवकलित को समाविष्ट करते समीकरण को अवकल समीकरण कहा जाता है। यानी जिस समीकरण में चल x हो, y हो और उसके अवकलित dy बाय dx, ऐसा कोई समीकरण है उसको अवकल समीकरण कहा जाता है। सांकेतिक रूप में मैंने लिखा f x y dy बाय dx d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर डॉट 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 dn y अपॉन dx रेज़ टू n इक्वल टू 0। ये अवकल समीकरण का जनरल फॉर्म मैंने लिखा है। क्लियर? अब जो चीज आती है वो आपको एमसीक्यू में काम लगेगी। दो टॉपिक है, अवकल समीकरण की कोटि और अवकल समीकरण के घात, वो आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो क्या है अवकल समीकरण की कोटि किसे कहा जाता है? तो देखो अवकल समीकरण में या अवकल समीकरण में अवलंबी चल की स्वतंत्र चल के सापेक्ष अवकलित, अवलंबी चल के स्वतंत्र चल के सापेक्ष अवकलित तो में से उच्चतम, अवकलितों में से उच्चतम कोटि के अवकलित की कोटि को, उच्चतम कोटि के अवकलितों की कोटि को अवकल समीकरण की कोटि कहा जाता है। कोटि यानी ये d के ऊपर जितनी घात लिखी उसको कोटि का है। ये dy बाय dx यानी कोटि 1, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर कोटि 2, d क्यूब y बाय dx स्क्वायर तो कोटि 3 और dn1 अपॉन dx रेज़ टू n इसकी कोटि है। ये परिभाषा में ऐसा कहना चाहिए आपके पास समीकरण में सब अवकलित है, डेरिवेटिव दिए, तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है? जैसे मैं सिंपल सा उदाहरण लिखता हूँ, यहाँ पे लिखूँ कि भाई dy बाय dx प्लस d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर बराबर 5, यह अवकल समीकरण है। तो इसकी कोटि कितनी? देखो ये प्रथम अवकलन है, द्वितीय, तो द्वितीय अवकलन है यानी 1 से बड़ा द्वितीय अवकलन हो तो उसकी कोटि 2 हो जाती है। यदि मैं यहाँ पे लिख देता d की घात 5y अपॉन dx रेज़ टू 5, तो इसमें ये प्रथम सेकंड डेरिवेटिव है, ये पांचवा डेरिवेटिव है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 5। यानी अपने अवकल समीकरण जो दिया उसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है? वो उसकी कोटि होती है। क्लियर? ये कोटि की डेफिनेशन। और कोटि को इंग्लिश में ऑर्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्डर। अब नेक्स्ट है अवकल समीकरण की घात। ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिग्री आपको सरलता से मिल जाए, सॉरी ऑर्डर सरलता से समझ में आ जाए। अब अवकल समीकरण की घात से अवकल समीकरण अवकलितों की बहुपद स्वरूप में हो, ये मेन चीज है। क्या? बहुपद स्वरूप, यानी आपके पास अवकल समीकरण बहुपद के स्वरूप में होना चाहिए। क्लियर? यानी बहुपद अपने जानते हैं कि भाई ax स्क्वायर प्लस ax प्लस c, ये क्या है? बहुपद है y बराबर ax क्यूब प्लस bx प्लस c।
ये क्या है, बहुपद, यानी x की जगह पे मैंने समझ लो कि डेरिवेटिव, ये बहुपद स्वरूप है में हो तो, यानी अवकल समीकरण अवकलितों के बहुपद स्वरूप में होगी मेन चीज। आगे तो अवकल समीकरण में आते, अवकल समीकरण में आते, अवकल समीकरण में आते उच्चतम कोटि की, अवकल समीकरण में आते उच्चतम कोटि के अवकल की घात को अवकल समीकरण की घात कहा है। यानी आपके पास जहां से कोटि मिली है वहीं से घात मिलेगी, लेकिन पहले कंडीशन क्या है, बहुपद स्वरूप है। अब देखो यही उदाहरण, d की घात 5 आएगा, dx रेज़ टू 5 d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू 5, तो इसकी कोटि अपनी कितनी गई 5। अब आपको घात निकालनी है तो इसको कोष्टक करके कोई घात लिखिए, यदि कोष्टक करके कुछ नहीं लिखा है तो इसकी घात 1 है। यदि मैं ऐसा कर दूं कि कोष्टक करके उसके ऊपर 2 लिख दिया तो इसकी घात कितनी होगी 2। यदि मैंने कोष्टक करके ऊपर घात लिखा होता है ऐसा 3 तो उसकी घात 3, यानी इन शॉर्ट जहां से कोटि मिलती है और वहीं से घात मिलेगी, यानी वो जहां कोटि मिलती है उसकी कोष्टक करके घात कुछ लिखी है तो वही उसकी घात, कोष्टक करके कुछ नहीं लिखा है तो घात कितनी आएगी 1 आएगी। क्लियर? चलो अब उसमें कुछ और घात है, उसको इंग्लिश में कहा जाता है डिग्री। क्या कहा जाता है? डिग्री कहा जाता है घात को इंग्लिश में। चलो अब फर्स्ट, अवकल समीकरण की घात के लिए समीकरण की घात अपूर्णांक नहीं होनी चाहिए। यानी अपने पास कोई भी अवकल समीकरण दिया है उसकी घात अपूर्णांक होनी चाहिए नहीं, यानी घात जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 3 तो ये 1/2, 1/3, 4/3 ऐसा कुछ होना चाहिए। जैसे कि आपके पास दिया है कि भाई ये dy बाय dx इसका वर्ग बराबर dy बाय dx, ये घनमूल तो ये होना चाहिए नहीं। यदि है तो उसको पहले दूर करो, तो वर्गमूल और घनमूल दोनों दूर करने हैं। करो तो यहाँ पे d स्क्वायर y बाय dx करेंगे, वर्गमूल और घनमूल दूर करने हैं तो वर्गमूल और घनमूल यानी 2 और 3 का लसा कितना होता है 6, तो दोनों तरफ 6 घात से गुणा करो तो वर्गमूल की घात 6 यानी कितना हो जाएगा dy बाय dx का क्यूब हो जाएगा और ये d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो अपूर्णांक घात है तो उसको पहले दूर करो, दूर करने के बाद देखो कोटि कितनी है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, कोटि इसकी 2 और वही कोटि की कोष्टक करके घात कितनी है 2, तो इसके अवकल समीकरण की घात कितनी आएगी 2। ये पहला हम ये कहना चाहता है कि अवकल समीकरण की घात के लिए समीकरण की घात अपूर्णांक होनी चाहिए नहीं। यदि अपूर्णांक घात नहीं दूर हो सकती तो क्या करना है आगे समझ में आएगा। अवकल समीकरण बहुपद रूप में होना चाहिए, मैंने कह दिया पहले पर्टिकुलर डेफिनेशन में भी था, आगे की अवकल समीकरण यदि बहुपद रूप में रूपांतरित न हो तब उसकी घात परिभाषित नहीं है। यदि आपके पास ऐसा बहुपद स्वरूप में अपूर्णांक घात दूर नहीं कर सकते हो तो आपके पास उसके लिए घात परिभाषित नहीं है, यानी घात का आंसर क्या आ जाएगा अपरिभाषित। नेक्स्ट, अवकल समीकरण को कोटि हमेशा मिले, यानी कोई भी अवकल समीकरण दिया है उसकी कोटि तो हमेशा मिले, लेकिन परिमाण के घात के लिए हमने क्या कहा वो बहुपद स्वरूप में होना चाहिए, नहीं है तो उसके लिए परिघात मिलेगी नहीं। आगे, यदि कोई भी अवकल यदि कोई भी अवकल संयोजन के रूप में हो और उसे दूर कर न सके तो उसकी घात परिभाषित नहीं है। क्या कहा? यदि कोई भी अवकल यानी डेरिवेटिव संयोजन के रूप में हो और उसे दूर न कर सके तो उसकी घात परिभाषित नहीं। दो उदाहरण, एक संयोजन में हो और दूर भी हो सकता है और एक संयोजन में दूर न हो सके। जैसे कि मैंने लिखा कि साइन ऑफ dy बाय dx प्लस कॉस ऑफ d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर बराबर 0। तो देखो साइन ऑफ ये चेन रूल जैसा होगा, जैसे चेन रूल यानी साइन के कोण में डेरिवेटिव, कॉस के कोण में डेरिवेटिव, तो ये क्या हो गया आपके पास संयोजन। तो इसके लिए घात आपके पास कभी भी नहीं मिलेगी, लेकिन एक बार चेक कर लेने का रूपांतर कर सकते हो, उसको हटा सकते हो कि नहीं। तो
तो यहाँ पे नहीं हट पाएगा, लेकिन कोटि तो है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव से कोटि 2। अब एक ऐसा उदाहरण देखो जिसमें घात संयोजन के स्वरूप में लेकिन दूर हो सकता है। देखो e की घात dy/dx = x + 1। चलो कोटि तो एक हो जाएगी क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव है सवाल में, लेकिन आपको अभी ऐसा लगे कि ये तो संयोजन के स्वरूप में e की घात में दिया जाएगा, तो इसलिए घात न मिले, लेकिन यहाँ पे मिलेगा क्योंकि ये कैसा होगा e⁻x = y हो गया। तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं कि भाई dy/dx = log x + 1 लिख सकते हैं। तो देखो ये संयोजन स्वरूप था, लेकिन संयोजन स्वरूप दूर हो गया, बहुपद स्वरूप आ गया, तो यानी इसकी कोटि 1 होगी और घात भी कितनी होगी 1। समझ में आया? तो संयोजन स्वरूप में एक बार चेक कर लेने का, भैया डेरिवेटिव इस सबके संयोजन में से दूर हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि cos सामने ले जाओ, sin cos एक दूसरे को काट सकते नहीं है, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। बराबर। अब लास्ट देखो, अवकल समीकरण की घात तथा कोटि, अवकल समीकरण की घात तथा कोटि यदि मिले तो वह हमेशा धन पूर्णांक होती है, अपूर्णांक भी नहीं, ऋण भी नहीं, हमेशा धन पूर्णांक। जैसे यहाँ पे मैंने कहा 5 और 3, यहाँ पे 2 2 और यहाँ पे तो मिलता ही नहीं था, मिलता था कोटि, तो कोटि कितनी थी 2, यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं 1 1। तो ये आपको समझ में आ गया। अब अपने इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी है 9.1, ये कोटि निकालो और घात निकालो, वो देखते हैं। एक्सरसाइज 9.1 आपको क्या ढूंढना है, उसकी कोटि और घात ढूंढनी। देखो फर्स्ट सवाल दिया है d⁴y/dx⁴ प्लस sin y ट्रिपल डैश, यानी डैश भी क्या दर्शाता है y डैश, प्रथम डेरिवेटिव y डबल डैश यानी सेकंड डेरिवेटिव y ट्रिपल डैश तो थर्ड डेरिवेटिव। इसी तरह y1 y2 y3 भी आपको सवाल में हो सकता है। तो देखो ये sin ऑफ y ट्रिपल डैश है, ये आपका संयोजन नहीं है, क्योंकि इसको सामने जब sin सामने तो sin इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा, यानी आपके पास यहाँ पे घात मिलेगी नहीं, लेकिन कोटि में ये थर्ड डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव, तो आपके पास घात बराबर 4 और चलिए कोटि बराबर 4 और घात अपरिभाषित। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन y' + 5 बहुपद स्वरूप है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट डेरिवेटिव और एक कोष्टक करके कुछ घात भी नहीं लिखे, y1 फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कोटि 1, इसको कोष्टक करके कुछ भी नहीं लिखा, तो उसकी घात भी क्या होगी 1। यहाँ पे कोटि बराबर घात बराबर 1 है। तीसरा क्वेश्चन ds/dt की पूरे की घात 4 प्लस 3s d2s/dt² बराबर 0। ये प्रथम डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव, तो घात कितनी हो गई कोटि 2 और कहाँ घात के लिए यहाँ से कोटि मिली, तो यहाँ से ही कोटि मिली, ये कोष्टक करके कुछ नहीं लिखा है, तो घात आपके पास कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्लियर? चलो चौथा क्वेश्चन d2/dx² का होल स्क्वायर प्लस cos ऑफ dy/dx। ये चौथा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन जैसा है, cos ऑफ dy/dx, ये घात क्या होगी नहीं मिलेगी, लेकिन कोटि देखो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव करो, तो सेकंड डेरिवेटिव है, तो आपके पास यहाँ पे आएगी कोटि बराबर 2। अब ऐसा नहीं समझना कोटि 2 तो उसकी घात, लेकिन यहाँ पे देखो डेरिवेटिव तो संयोजन के स्वरूप में है ना, तो हट पाएगा, यानी बहुपद स्वरूप में नहीं है, इसलिए आपके पास घात अपरिभाषित, घात अपरिभाषित। पांचवा क्वेश्चन d2y/dx² = cos 3x + sin 3x। क्लियर? तो देखो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव, तो कोटि कितनी होगी 2 और घात की बात करें तो उसको कोष्टक करके कुछ नहीं लिखा है, तो घात कितनी होगी 1। इसमें थर्ड डेरिवेटिव का स्क्वायर प्लस सेकंड डेरिवेटिव का क्यूब
प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव की 4 घात प्लस y की घात 5 बराबर है। तो यहाँ पे सब अवकल नहीं दिया है, तो आपके पास कोटि और घात दोनों मिलेंगे। तो सबसे पहले कोटि, तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन है? थर्ड डेरिवेटिव। तो तीसरा, तो ये थर्ड डेरिवेटिव की घात कोष्टक करके कितनी लिखी है? 2। तो आपके पास घात आएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये थर्ड डेरिवेटिव प्लस 2 इंटू सेकेंड डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव बराबर 0। ये भी बहुपद स्वरूप में दिया ही आपके पास। तो यहाँ पे कोटि, तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन है? थर्ड डेरिवेटिव। तो कोटि आएगी 3। घात की बात करें तो थर्ड डेरिवेटिव को कोष्टक करके कुछ नहीं लिखा है, इसलिए घात कितनी आएगी? 1 आएगी। 8वां क्वेश्चन, y डैश प्लस y बराबर e, फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस y बराबर e बहुपद स्वरूप में। तो देखो ये फर्स्ट डेरिवेटिव, इसलिए घात कोटि 1 होगी, उसको कोष्टक करके कुछ नहीं लिखा, इसलिए घात भी क्या होगी? 1। यहाँ पे आएगा कोटि बराबर घात बराबर 1। 9th क्वेश्चन, y डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर प्लस 2y बराबर, तो ये भी बहुपद स्वरूप में। तो देखो कोटि सबसे बड़ा अवकलन कौन है? सेकेंड डेरिवेटिव। तो आपके पास कोटि कितना हो गया? 2, और वही कोटि यानी 2 उसको कोष्टक करके कुछ नहीं लिखा, इसलिए घात कितनी होगी? 1। 10वां क्वेश्चन, y डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 2y फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस sin y बराबर, तो ये भी आपके पास बहुपद स्वरूप में, क्योंकि डेरिवेटिव में संयोजन में नहीं है। ये सेकेंड डेरिवेटिव सबसे बड़ा है, इसलिए कोटि कितनी होगी? 2। और घात, ये फर्स्ट, ये सेकेंड डेरिवेटिव यानी कोटि हुई, तो इसको कोष्टक करके कुछ लिखा है? नहीं लिखा है, इसलिए घात कितनी होगी? 1। नेक्स्ट 11 और 12 आपके एमसीक्यू। तो 11 में सेकेंड डेरिवेटिव का क्यूब प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर प्लस साइन ऑफ dy बाई dx प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो साइन ऑफ dy बाई dx चेन संयोजन फॉर्म है, इसलिए बहुपद स्वरूप नहीं है, तो घात क्या होगी? नहीं मिलेगी। और कोटि की बात करें तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है? सेकेंड डेरिवेटिव। तो कोटि 2, घात अपरिभाषित। 12वां क्वेश्चन, 2x² d² y बाई dx² माइनस 3dy बाई dx प्लस y बराबर 0। तो देखो ये बहुपद स्वरूप है, तो सबसे बड़ा अवकलन कौन सा है? सेकेंड। तो कोटि कितनी होगी? 2, और घात की बात करें तो इसी की घात कितनी है? 1। कोष्टक करके कुछ नहीं लिखा, इसलिए घात कितनी हो जाएगी? 1। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देख लो साथ में। अब देखो y यानी सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू 1 प्लस y1 का स्क्वायर रेज़ टू 1 बाय, देखो ये घात अपूर्णांक है, इसलिए बहुपद स्वरूप में नहीं है, तो बहुपद स्वरूप में लाना है, अपूर्णांक हटानी पड़ेगी। ये घनमूल है, घनमूल हटाना होगा तो दोनों तरफ घन करने का, दोनों तरफ घन करते हैं तो ये y2 का क्यूब बराबर 1 प्लस y1 स्क्वायर आ गया बहुपद स्वरूप। तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव ये y1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, y3 यानी सेकंड डेरिवेटिव, y2 यानी सेकंड डेरिवेटिव। तो आपके पास कोटि कितनी हो गई? 2। अब यही कोटि की घात कितनी मिली है? y2 का क्यूब, तो घात हुई 3। चलो नेक्स्ट, x e रेज़ टू y1 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो e की घात में y1 है, तो ये हटाना चाहते हो तो देखो ये y1 प्लस 2 सामने जाएगा, x नीचे जाएगा, फिर e रेज़ टू y1 को e रेज़ टू x बराबर y, तो x बराबर log y के हिसाब से गणना करोगे तो फिर से log के अंदर y1 आएगा, यानी ये बहुपद स्वरूप में नहीं है, इसलिए इसकी घात नहीं मिलेगी, लेकिन कोटि मिलेगी, क्योंकि दोनों में यहाँ पे क्या दिया? y1 फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो आपके पास कोटि बराबर हुआ, लेकिन घात अपरिभाषित। क्लियर? चलो नेक्स्ट,
y रेज टू dy बाय dx इज इक्वल टू x। तो आगे मैंने उदाहरण में समझा d रेज टू dy बाय dx इज इक्वल टू x प्लस 1, इसके जैसा है यानी सामने चला जाएगा, ये बन जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू log x बेस 1। तो देखो ये बहुपद स्वरूप में कन्वर्ट हो गया। तो अब अपने पास क्या है dy बाय dx, तो प्रथम डेरिवेटिव तो 41, उसको कोष्टक करके कुछ लिखा है नहीं लिखा है, तो घात भी कितनी होगी 1, तो यहाँ पे 40 बराबर घात बराबर 1। नेक्स्ट 1 प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू वर्गमूल में x प्लस y1 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो आपके पास क्या होगा 40 तो 1 है, लेकिन घात के लिए देखो अब वर्गमूल के अंदर है, वर्गमूल के अंदर है तो पहले वर्गमूल हटाना होगा, तो दोनों तरफ क्या करो वर्ग करो, क्योंकि बहुपद स्वरूप में लाने के लिए वर्ग करना है। तो 1 प्लस y1 स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y1 स्क्वायर। अब यह तो पूरे का वर्ग है, तो पहले इसका विस्तार कर दो, तो यानी 1 प्लस 2y1 स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो y1 की 4 घात बराबर x प्लस y1। सब में फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसलिए आपके पास बनी 40 बराबर 1 घात, अब यहाँ पे भी y1, यहाँ पे भी y1, यहाँ पे भी है, तो ये तीनों में सबसे बड़ी घात कौन सी है, ये 2 है 4 है 2, तो सबसे बड़ी घात कितनी है 4, इसलिए इसकी घात कितनी आ गई 4। तो समझ में आ गया। ये टॉपिक आपको केवल और केवल MCQ में ही पूछा जाता है। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें तथा इस वीडियो को शेयर भी करें, और इस वीडियो के बारे में कुछ भी कमेंट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो।